नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का पेपर बहुत ही जल्द आपके सामने है। 5 मार्च से परीक्षा शुरू हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक रिवीजन पार्ट शुरू किया जाए। ये सीरीज है दोस्तों, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। मेरा विचार है कि हम कम से कम एग्ज़ाम से पहले 2000 प्रश्नों का डिस्कशन कर ले, रिविज़न कर लें। देखिए, मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ ये सीरीज है, इसमें मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब कि हम एक रिवीजन टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से। तो क्यों ना एक आपको यहाँ सहायता हो जाए एक रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों, ये पहला वीडियो है, हम देखते हैं इस पर क्या रिस्पॉन्स मिलता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग 3 वालों को जोड़े। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। ओके, ये प्रश्न पूछा गया था, यूपी टेट का है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन, हर क्वेश्चन में दोस्तों को 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको अपना स्कोर खुद का चेक करना है, आपको यहाँ पर आंसर देना है और आपका अगर सही हो तो आपको एक पेज में लिखना है कि आपका सही है गलत। जितने भी क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा, फिर आपको लास्ट में देखना है कि आपका कितने क्वेश्चन सही गए, आपने जो पढ़ा था आप उन्हें कितना रिवाइज कर पाए। ओके, अगर गलत भी गया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप उसको देख लेंगे, उसकी डिटेल भी देख लेंगे और उसका सही आंसर भी देख लेंगे। तो एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है? कहानी कहना, बी श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना और प्रश्न पूछना। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है? प्रश्न पूछना इसका उत्तर आएगा। इसमें क्या है वो भी आप देख लीजिए कि कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को छात्रों से पूछे, जिससे सामान्यतः प्रस्तावना के प्रश्न कहे जा सकते हैं। इसके लिए शिक्षक में प्रश्न कौशल का होना अनिवार्य है। तो इम्पोर्टेंट है, शिक्षक में एक गुण होना, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। ओके, कौन सा गुण होना? शिक्षक में प्रश्न कौशल का एक गुण होना चाहिए। ओके, चलिए अगला हम देखते हैं कि श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, तो ये भी यूपी टेट का ही है। तो श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए, बड़े अक्षरों में लिखना, बी, लेखन में स्पष्टता, सी, छोटे अक्षरों में लिखना, डी, अच्छी लिखावट। ओके, तो यहाँ पर आपको देखिए, आपको दो कंफ्यूजन रहेगा। एक तो आप ये डी भी लगा सकते हैं, अच्छी लिखावट, और लेखन में स्पष्टता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है वो बी, लेखन में आपकी स्पष्टता होनी चाहिए। लिखावट अच्छी ठीक है, लेकिन स्पष्टता भी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर वही है कि श्याम पट्ट पर, ओके दोस्तों, यहाँ पर वही है कि श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण घटक लेखक में स्पष्टता हो, जिससे छात्र श्याम पट्ट पर लिखी गई विषय वस्तु को आसानी से पढ़ सके, आसानी से पढ़ने में समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों, जो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, या मिस टाइपिंग हो गया जो, ओके, जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, अच्छा दोस्तों, ये पीडीएफ आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो क्या इसका जो प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या, आप ऑप्शन देख लीजिए कि स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा के बाद शिक्षकों से मिलने की सलाह देना चाहिए। तो इसका क्या आएगा दोस्तों? इसका वही है, प्रश्न पूछने का। हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी ही देखा था कि प्रश्न पूछने का। ओके, तो लगातार प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि छात्र प्रश्न बार बार पूछेगा तभी एक तरह से तो विद्यार्थियों की रुचि बनी रहेगी। दूसरी बात, उसमें प्रश्न पूछने का गुण भी विकसित होगा, उनके जो भी डाउट है वो क्लियर होते जाएंगे। ओके, तो वही है बात, यहाँ पर देख लीजिए आप कि कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी के प्रश्न पूछने पर उसकी उत्सुकता को शांत करने के लिए शिक्षक को उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, तथा छात्र को विषय वस्तु संबंधित सार्थक प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि विषय संबंधित शिक्षण में उनकी रुचि बनी रहे। मतलब यह रुचि का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, ध्यान रखना। ओके, तथा अधिगम बिना अवरोध के सतत रूप से चलता रहे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन सीधे बन सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल भी लिया है, ताकि अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी बनता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के किंडरगार्टन, ओके, पद्धति का प्रतिपादन किया, इंपॉर्टेंट है। ओके, किसने किया है? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। ए, मॉन्टेसरी ने, दूसरा है स्पेंसर ने,
तीसरा है फ्रोबेल ने, और चौथा है टी पी नैन ने। ओके, नैन है यहाँ पर नाम थोड़ा, नैन ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो अभी किंडरगार्टन विधि है, इसका जो प्रतिपादन किया वो किया है फ्रोबेल ने किया है। आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है कि मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल ने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला गया तथा किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी किया गया था। किंडरगार्टन का अर्थ बच्चों का बगीचा होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, नोट कर लेना। अर्थात फ्रोबेल में के अनुसार बच्चे उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रोबेल के अनुसार बच्चे क्या होते हैं, उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह होते हैं। कैसे होते हैं, नर्सरी की तरह होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, नर्सरी की तरह होते हैं। उसके बाद जिससे नर्सरी की अच्छी तरह देखभाल से छोटे पौधे स्वस्थ वृक्ष बनते हैं, उस तरह बच्चों की देखभाल से उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। तो ये क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि शिक्षक को साधन संपन्न का होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है? हमारी जो हम इस कक्षा जो शिक्षण विद्या पढ़ते हैं, शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें शिक्षक का साधन संपन्न होने से मतलब क्या होता है? तो इसमें भी देखिए, क्या विद्यार्थियों के बीच उसकी प्रसिद्धि होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। तीसरा ऑप्शन है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ओके, तो डी है उनका अधिकारियों से उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। दोस्तों सिंपल सी बात है कि हम बात कर रहे हैं शिक्षा शास्त्र की, शिक्षण कक्ष की बात कर रहे हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, सी ही इसका सही ऑप्शन आएगा। आपने भी सी ही लगाया होगा, आई होप। देखिए, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तभी एक शिक्षक को साधन संपन्न माना जाता है। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? उसे शिक्षण विधियाँ पता है, शिक्षण के तरीके पता होना चाहिए। ओके, ये सभी चीज़ें पता होना चाहिए। देख लीजिए कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, अर्थात शिक्षक को उन सभी शैक्षिक गुणों एवं कौशलों से परिपूर्ण होना चाहिए जिससे शिक्षण कार्य सुगम रूप से चलता हो। साथ ही छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। तो इसे ही शिक्षक को साधन संपन्न कहा जाता है। यूपी का क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षक संबंधित प्रश्न आएंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए क्या है कि प्राइमरी में शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है। प्राइमरी में शिक्षक का रोल ज़्यादा क्यों होता है? रोल का मतलब ये नहीं कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा, वो अलग बात होती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक ही, बच्चे का जो एज होता है ना वो कम रहता है, तो उसके लेवल को शिक्षक ही समझ सकता है। ओके, और उन्हें एक सही शिक्षण विधि का उपयोग करते हुए उन्हें सही शिक्षा दे सकता है। तो इसीलिए शिक्षक संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आपको सोचकर ही लगाना पड़ेगा। ओके, और वो बाल केंद्रित होना चाहिए। देखिए, जैसे कि शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? ए है निर्देशात्मक, बी है शिक्षाप्रद, सी है आदर्शवादी, डी है प्रशासनात्मक। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन आदर्शवादी होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? अध्ययन की चित्तवृत्ति मतलब कि अध्ययन में मन नहीं लगा रहे, पढ़ नहीं रहे, ओके, कुछ अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे? पहला उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। बी, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। सी, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। डी, उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ओके, तो इसमें जो आएगा दोस्तों डी आएगा कि उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। देखिए, बच्चा मतलब ध्यान नहीं लगा रहा तो जरूर कुछ क्यों नहीं लगा रहा, उसकी रुचि नहीं लग रही है आप जो पढ़ा रहे हो, तो आप उनकी रुचि अथवा उनके अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। उन्हें मतलब जो शिक्षण विधि है ना वो रुचिपूर्ण होना चाहिए ताकि विद्यार्थी की चित्तवृत्ति अपनी शिक्षण में ही लगी रहे। चलिए, अध्ययन में चित्तवृत्ति का तात्पर्य अध्ययन में रुचि ना लेना है। ओके, अगर किसी छात्र द्वारा इस तरह की प्रवृत्ति अपनाई जाती है तो शिक्षक को अपने विषय वस्तु से संबंधित उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है उनकी रुचि के अनुसार, मतलब कि यहाँ पर शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए।
शिक्षण कार्य को मनोरंजक, सहायक एवं रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षण सहायक सामग्री इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। तो दोस्तों हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? तो इसमें ऑप्शन है आपका शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित, छात्र केंद्रित या फिर प्रधानाध्यापक केंद्रित। ओके, तो सत्तावादी स्तर की बात की जा रही है। यहाँ ध्यान रखना, सत्तावादी, एक तो दोस्तों दो स्तर होते हैं, एक तो सत्तावादी होता है, एक प्रजातांत्रिक होता है। ओके, तो हम यहाँ सत्तावादी की बात करें तो सत्तावादी स्तर क्या होता है? शिक्षक केंद्रित। और प्रजातांत्रिक अगर आपसे पूछा जाता है तो प्रजातांत्रिक होता है बाल केंद्रित। ये 2 पॉइंट अब याद रखना। ओके, जैसे कि मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये आपको ये देखिए, इसमें देख लीजिए कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है, जबकि शिक्षक का प्रजातांत्रिक स्तर छात्र केंद्रित होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद कर लेना, इसे नोट भी कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि आप किसी कक्षा में पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? मतलब आप जो पढ़ा रहे हो और विषय उससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछा था, आप क्या करेंगे? इसमें जो ऑप्शन है उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। मतलब कि आप पढ़ा रहे हो कुछ और पूछ रहा है, किसी और से ही कुछ और ही प्रश्न पूछ रहा है। ओके, तो क्या आप उसे अनुमति देंगे? दूसरा, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या लग रहा है दोस्तों? सिंपल सी बात है, डी। क्योंकि देखिए जो वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आप उस यही भी नहीं कि उसको दंडित करेंगे, अनुमति देना भी एक तरह से गलत होगा, क्योंकि आप कुछ और आप पढ़ाए जा रहे हो। तो अगर आप कोई अन्य प्रश्न पूछोगे तो पूरा कक्षा का जो ध्यान है वो किसी कहीं और जाएगा। ओके, इसलिए आप उसे उस प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाद दे सकते हैं, ताकि आपका शिक्षण कार्य भी पूरा हो जाएगा और उस छात्र की जो विचित्र अतिथि जो प्रश्न पूछ रहा था उसके जो डाउट थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। वही बात है, कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विषय वस्तु से असंबद्ध प्रश्न पूछने पर अध्यापक द्वारा कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देना सर्वाधिक उचित है, ताकि कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया भी किसी प्रकार से अवरोध ना आए। ओके, तथा अनुशासित रूप से शिक्षण कार्य भी चलता रहे। दोनों काम हो गया, उसके प्रश्न का उत्तर भी आप दे सकते हो और किसी प्रकार का अवरोध भी ना होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्न कक्षाओं में, दोस्तों मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ओके, यहाँ यह मत समझना कि मैं ये मान के चला कि आपने सब कुछ पढ़ के रख लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। खेल विधि के लिए बारे में बात किया गया है। ए, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। बी, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, क्या आंसर आएगा इसका कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। आप टिक कर सकते हो। तो खेल विधि आधारित किस पर है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। किस पर? सी ऑप्शन इसका सही है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। चले यहाँ पर देख लीजिए आप, ये डिटेल मैंने इसलिए ऐड किया दोस्तों कि अगर कोई अन्य क्वेश्चन भी बनता है आपके संबंधित रिलेटेड तो आप उसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चले, तो बात वही है कि निम्न प्राथमिक स्तर पर बालकों को शिक्षा प्रदान करने के साथ यह भी आवश्यक होता है कि उसके शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए सबसे सर्वोत्तम विधि खेल विधि है, क्योंकि खेल विधि वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? तो श्यामपट्ट किस समूह के अंतर्गत आता है? एक शिक्षण सामग्री है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए, दृश्य श्रव्य साधन। बी, दृश्य साधन। सी, श्रव्य साधन। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों? ये है बी, दृश्य साधन है। श्यामपट्ट क्या जो लिखा जाता है बच्चे उसे देखते हैं। अब इसका थोड़ा देख लीजिए कि वे साधन जिसमें बालक की दृष्टि ज्ञानेंद्रिय आंख प्रेरित होती है वो दृश्य सामग्री में आते हैं, जैसे श्यामपट्ट, मानचित्र, रेखाचित्र, मॉडल आदि। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो इसमें आपको बताना है। ये प्रश्न भी दोस्तों यूपी टेट का ही है शायद। तो निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? ए, विभेदीकरण। बी, समझ स्तर। सी, स्मृति स्तर। डी, चिंतनशील स्तर। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा दोस्तों वो है ए, विभेदीकरण शिक्षण का अधिगम का स्तर नहीं है। इसमें छात्रों को बुद्धि लब्धि के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटने की प्रक्रिया है। तो विभेदीकरण क्या है? बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर अलग अलग बांट दिया जाता है, जबकि ये गलत है। ओके, बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर बांटना की प्रक्रिया ये शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। बाकी समझ स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर ये
दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। ये शिक्षण अधिगम के स्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हो। समथिंग ये जो मैंने क्वेश्चन है ये यूपी रेट की ज़्यादा है। तो ए प्रश्न पूछना, बी श्याम पट्ट पर लिखना, सी प्रश्नों को हल करना, डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षण कुशलता के संबंधित है, तो इसमें डी आएगा, उपरोक्त सभी। आप देख सकते हो कि शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक सभी शिक्षण कौशलों में कुशल हो। शिक्षण कौशल निम्न है, श्याम पट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, स्पष्टीकरण कौशल, प्रतिपुष्टि कौशल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप कक्षा और अवधान केंद्रित कर सकते हैं चित्र बनाकर, उच्च स्वर में बोलकर, श्याम पट्ट पर लिखकर, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। तो आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन सही आंसर क्या आएगा? डी आएगा, उद्दीपन परिवर्तन करके। ओके, तो जो भी देखिए अवधान हो रहा है उसको आप अपने शिक्षण में वापस केंद्रित कर सकते हैं किसी बच्चे की। तो कक्षा का अवधान केंद्रित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ओके, अब क्या है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल में विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है जो शिक्षार्थी की रुचियों के अनुकूल होता है, जिससे विद्यार्थियों का अवधान अनायास ही उस वस्तु की ओर केंद्रित हो जाता है। तो बात वही है कि बच्चों का ध्यान केंद्रित करना। ओके, तो उसके लिए सबसे अच्छी आप क्या कर सकते हो? उसके लिए क्या कर सकते हो आप? ओके, उद्दीपन परिवर्तन कौशल अब में होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आज लूँगा लास्ट है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रेडी कर लिए हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ और अगले वीडियो में और तरह स्पीड से मैं पढ़ाऊँगा। ओके, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, अवगत संबंधित प्रश्न होते हैं कि कक्षा में जो शिक्षण कार्य चल रहा है उसमें आप क्या कर रहे हो, बच्चे क्या कर रहे हैं, आप क्या क्या एक्शन ले सकते हो बच्चे पर, और बच्चे क्या क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, उस पर आपके क्या विचार बनते हैं। ये सभी चीज़ें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राइमरी लेवल में सब ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि प्राइमरी लेवल में बच्चा का जो स्तर होता है वो कम होता है। ओके, इसलिए चलिए, तो इसमें इसके जो ऑप्शन है, छात्रों को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिझक देंगे। दूसरा, छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, प्रश्न का जवाब ढूंढने और अगले दिन उसे बताएंगे। ओके, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों, सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर उसे क्या करेंगे? ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी होगा। सिंपल सी बात है। इसमें सी क्यों होगा? देखिए, अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट उसको झिड़क देना ये गलत है। उसको ये कहना कि प्रश्न बेतुका है, इसमें छात्र क्या है कि प्रश्न डबल से नहीं पूछेगा। आप उसको ये, हम इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। आपने भी किया होगा, अगर आप कभी भी आपने पढ़ाया होगा, आप उसे पूछते हैं, आप उसे बता देते हैं कि ठीक है मैं ये आपको कल बताऊँगा इसके बारे में। तो मतलब वही है कि आप घर जाके फिर उसका जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। मतलब यही होता है सही पढ़ाने का तरीका। तो ये आज के 15 क्वेश्चन हो गए। कल और ज़्यादा क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा, टाइम कम लिया जाएगा। ओके, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसकी PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे लिंक में है। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।